ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का मैंने ट्रांजिशन टेबल बना दिया है, आप लोग काइंडली इसको सॉल्व करेंगे और मुझे इसका आंसर दिखाएंगे नेक्स्ट क्लास में। जो आंसर दिखाएगा उसको मार्क्स नहीं मिलेंगे, लेकिन जो आंसर नहीं दिखाएगा उसके 2 मार्क्स कट हो जाएंगे। असाइनमेंट नहीं है ये क्विज भी नहीं, ये नेगेटिव मार्किंग का क्विज। खामोशी इसको उतार लीजिए और इसकी प्रैक्टिस करेंगे आप लोग, ठीक है। और इसको उतार लीजिए और इस पर आपने मिनिमाइजेशन अप्लाई करनी है डीएफए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए शाबाश। आप सबने मुझे ये आंसर चेक करवाना है नेक्स्ट क्लास में। डीएफए बना लें आप खुद ही, ट्रांजिशन टेबल अगर आपको मिल गया है तो आप उसका डीएफए खुद डिजाइन कर सकते हैं बेटा। ये ए और बी लिखा हुआ ऊपर, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अपने इस पे मिनिमाइजेशन जो आपने अभी समझी है वो अप्लाई कर दी। तो जब आप मिनिमाइजेशन अप्लाई कर देंगे तो मुझे बताइए कितनी स्टेट्स जो है वो मिनिमाइज होगी। सबसे पहला स्टेप क्या होगा आपके पास बेटा? सबसे पहला स्टेप ये होगा कि आप ये चेक करेंगे कि कोई स्टेट ऐसी तो नहीं है जो अनरीचेबल हो। कोई स्टेट आपके क्वेश्चन के अंदर ऐसी तो नहीं है जो अनरीचेबल हो। अगर कोई स्टेट ऐसी है जो अनरीचेबल है तो उसको आप शुरू में मिटा देंगे। अब फर्स्ट कर लें, ट्रांजिशन टेबल से समझने की कोशिश करते हैं। अगर क्यू नॉट यहाँ पर कहीं पर भी नहीं है तो इसका मतलब है वो अनरीचेबल है। लेकिन क्यू नॉट तो चलो इनिशियल स्टेट है। अब देखो Q1 यहाँ पर आ गया, Q2 यहाँ पर आ गया, Q3 देखें, क्या इसमें पूरे में Q3 है कहीं पर? क्या इस पूरे में Q3 है कहीं पर? नहीं है। इसका मतलब है कोई सी भी स्टेट से आप Q3 पे नहीं पहुंच सकते। इसका मतलब है Q3 जो है वो अनरीचेबल है, इसको आप शुरू में डिलीट कर देंगे। इज इट क्लियर? जब आप डायग्राम बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी समझ में आ जाएगा, लेकिन आप ट्रांजिशन टेबल से समझ लें कि यहाँ पर Q3 कहीं पर भी नहीं आया, तो Q3 क्या है? अनरीचेबल है। Q4 देख लें, Q4 अगर यहाँ पर कहीं आया हुआ है तो अच्छी बात है, ये रहा। Q5 भी आया हुआ है, Q6 भी आया हुआ और Q7 भी आया हुआ, ठीक है। सारी बाकी जो है एक्सेसिबल है, बिल्कुल क्लियर हो गई बात। उसके बाद आप क्या करेंगे? जीरो इक्विवेलेंसी। तो सबसे पहले आप करेंगे नॉन फाइनल और फाइनल का एक ग्रुप बना देंगे अलग अलग। फिर उसके बाद आप जीरो इक्विवेलेंसी चेक करेंगे। तो चूंकि देखें इसमें स्टेट ज्यादा है, अगर मैं काउंटिंग करूं तो अब तो Q3 खत्म हो गया, तो इसमें तकरीबन 7 स्टेट्स हैं। पिछले वाले क्वेश्चन में 5 स्टेट्स थी, Q0 और Q4 तक, इसमें 7 स्टेट्स हैं। तो अब आपका क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो गया है, लेकिन ये इसलिए दिया जा रहा है कि डेफिनेटली आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपका ही फायदा है। मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए का टॉपिक हमारा ऑलमोस्ट एंड हो चुका है। तो इसका ट्रांजिशन टेबल, इसका स्क्रीनशॉट अगर आपने ले लिया है तो बता दीजिए जल्दी से। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर से स्टार्ट कर रहे हैं। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर क्या होती है और हम किस तरीके से चीज़ों को डिस्कस। लेदर का पोर्शन ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। अच्छा, ऐसे ही मुझे याद आया तो मैंने कहा बता दूं कि 11 बजे हमारा क्विज होगा आज। मैंने कब लिखा है कि लास्ट स्टेट फाइनल है? मैंने एक स्टेट के साथ स्टेरिक बनाया हुआ था। मुझे बताएंगे कि मैंने किस स्टेट के साथ स्टेरिक बनाया हुआ था? किसके साथ बनाया हुआ था स्टेरिक? Q2 या Q3 के साथ? 2 के साथ ना, तो वो फाइनल थी। सही है, जिसके साथ भी बनाया हुआ था डायग्राम में देख लीजिएगा, मुझे अभी याद नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब हम सिंटैक्स एनालाइजर स्टार्ट कर रहे हैं। और मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि सिंटैक्स एनालाइजर स्टार्ट करने से पहले हमारा कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर या रिकॉल होना चाहिए। अच्छा जी, सिंटैक्स एनालाइजर या सिंटैक्स एनालिसिस क्या है इसको देख लेते हैं। स्क्रीन शो हो रही है आपके सामने, ठीक है। हमने लेक्सिकल एनालाइजर पढ़ा। लेक्सिकल एनालाइजर पढ़ने के बाद
हमने ये देखा कि लेक्सिकल एनालाइजर का काम क्या होता है, जो हमारे लेक्सिम्स होते हैं, जो हमारा ओरिजिनल कोड होता है, उसको ये किस में कन्वर्ट करता है, उसको ये कन्वर्ट कर देता है टोकन्स के अंदर। और टोकन्स के अंदर कन्वर्ट करने में काफ़ी सारी चीज़ों का इशू था। वो इशू क्या था कि हो सकता था कि एक टोकन जो है वो एक से ज़्यादा पे रिकग्नाइज हो रहा हो, तो हमने क्या करा, प्रियोरिटी लगा दी, मैक्सिमल मंच का कॉन्सेप्ट पढ़ा, ये तमाम चीज़ें हो गई और इन दी एंड हमें डीएफए बनाना आ गया। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जितने भी टोकन होंगे उन सबके अलग अलग डीएफए बना के तमाम कोड को एक एक सारे डीएफए पे पैरेलल में इनपुट देंगे। जो डीएफए एक्सेप्ट करता रहेगा आगे बढ़ते रहेंगे, फिर मैक्सिमल मंच का कॉन्सेप्ट, ये तमाम चीज़ें हमने कवर कर ली। हमें बेसिक भी समझ में आ गई कि किस तरीके से हम डीएफए डिज़ाइन कर सकते हैं। सबसे पहले हमें रेगुलर एक्सप्रेशन बनानी है, उसको एनएफए में कन्वर्ट करना है, उस एनएफए को डीएफए में कन्वर्ट करना है और फिर डीएफए को क्या करना है, मिनिमाइज करना है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, अब आ जाते हैं सिंटैक्स एनालाइजर पे। तो थोड़ा सा रिकॉल कर रहे हैं कि ये कोड है, इसके आपने टोकन जनरेट किए पॉसिबल, और ये इसकी पॉसिबल पार्स ट्री बन सकती है। अब ये पार्स ट्री क्या होती है आज हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगेन कनेक्शन क्या है कि हो सकता है एक कोड हो उसमें गलती हो, एक कोड हो उसके अंदर गलती हो, उसके टोकन्स तो जनरेट हो जाएंगे लेकिन उसकी पार्स ट्री नहीं बनेगी। एक कोड है जिसमें गलतियां हो सकती हैं, उसके टोकन्स तो जनरेट हो जाएंगे लेकिन उसकी पार्स ट्री हो सकता है ना बने। पॉइंट समझ में आ रहा है कि तो पास ट्री का ताल्लुक सही और सही टोकन से तो है, सही कोड से नहीं है। अगर सही कोड होगा तो पास ट्री बन सकती है, अगर सही कोड नहीं होगा तो पास ट्री डिजाइन नहीं हो सकती। इज इट क्लियर? अब पार्सिंग या सिंटैक्स एनालाइजर का कॉन्सेप्ट क्या है? रिकवर द स्ट्रक्चर डिस्क्राइब बाय द सीरीज ऑफ टोकन्स। जो टोकन्स आपने जनरेट किए हैं उनसे कोई स्ट्रक्चर बन रहा है, अगर बन रहा है तो पास ट्री उसको बना देती है और कहती है कि ये कोड सही है। और अगर स्ट्रक्चर नहीं बन रहा उन टोकन से, जैसे मैं मिसाल दूं, अर्थमेटिक ऑपरेशन का स्ट्रक्चर क्या है? आप बोलते हैं सर अर्थमेटिक ऑपरेशंस का स्ट्रक्चर ये है कि दो ऑपरेंड के बीच में और दो नंबर्स के बीच में कोई ना कोई ऑपरेटर आना चाहिए। ऐसा ही है ना, दो ऑपरेंड्स के बीच में कोई ना कोई ऑपरेटर आना चाहिए, ये स्ट्रक्चर है। ऐसा ही है, ऐसा ही है ना। तो हर चीज का एक स्ट्रक्चर होता है। अब अगर कोई अर्थमेटिक ऑपरेशन लिखा हुआ है तो उसको स्ट्रक्चर पता है कि सर दो नंबर्स के बीच में कोई ना कोई ऑपरेटर आना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारी कोडिंग के अंदर एक ही मेंबर आना चाहिए। ऐसा ही है, ये बेसिक चीजें हैं। सही कह रहा हूँ गलत? कि लेफ्ट हैंड साइड पे हमारी कोडिंग में एक ही चीज आनी चाहिए। जैसे मैंने ये लिखा a इज इक्वल टू बी प्लस सी। अब हम जब आगे बढ़ गए, गौर से सुनिएगा मेरी बात, अब हमें नहीं पता ये ए क्या है, हमें टोकन जनरेट होके मिले आई डी इज इक्वल टू आई डी प्लस आई डी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? लेक्सिकल एनालाइजर ने आपको टोकन जनरेट करके दे दिए हैं, सिंटैक्स एनालाइजर को कंसर्न नहीं है कि सर ये जो आपका आईडी है ये ए को रिप्रेजेंट कर रहा है या बी को कर रहा है या सी को। फिलहाल ऑल्दो के आगे जाके जरूरत पड़ेगी, लेकिन अब ये आईडी मेरे लिए सब कुछ है। अब मैं इसको ए से रिकॉग्नाइज नहीं करूंगा कि ये ए है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सिंटैक्स एनालाइजर इज आफ्टर द स्ट्रक्चर ऑफ दैट पर्टिकुलर लाइन। उसको इस चीज से कंसर्न नहीं है कि अब उसका ओरिजिनल लेक्सिम क्या था। तो ये बात अपने दिमाग में बिठा लें। अब अगर कहीं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखी होगी तो कैसे लिखी होगी? आई डी इज इक्वल टू आई डी मल्टीप्लाई बाय आई टी प्लस आई डी एंड सो ऑन। वो ए हो, एप्पल हो, या बी हो, या बाटा का शू हो, कुछ भी हो, हमारे उससे कंसर्न नहीं। ये देखिएगा, तो तीन चार चीजें मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। एक कहलाती है कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, एक कहलाती है डेरिवेशन, एक कहलाती है पार्स ट्री। अब पहले मैं आपको समझा देता हूं कि क्या कॉन्सेप्ट है। देखें, ये लेफ्ट हैंड साइड पे ग्रामर लिखी हुई है। अब अगर आप पढ़ के आए होंगे, रिकॉल करके आए होंगे, तो आपको पता है कि ग्रामर के अंदर चार बेसिक चीजें होती हैं। चूंकि हम स्लाइड से पढ़ रहे हैं तो स्लाइड्स में इन्होंने कलर असाइन किए हैं, कलर से हमें समझ में आ जाएगा। चार बेसिक चीजों में क्या होता है? सबसे पहली चीज होती है हमारे पास वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स बेसिकली वो चीजें होती हैं जो कि ड्राइव कर रही होती हैं। हमारे इक्वेशन के अंदर रेड कलर से जो लिखा हुआ है, रेड कलर से, वो क्या है? वेरिएबल्स हैं। हमारे स्लाइड के अंदर जो रेड कलर से लिखा है वो वेरिएबल्स हैं। इफ यू रिमेंबर फ्रॉम ऑटोमेटा थ्योरी, जब मैं पढ़ाता था तो मैं कैपिटल लेटर से जिन्हें लिखता था वो वेरिएबल्स होते थे, जिन्हें मैं कैपिटल लेटर से लिखता था वो वेरिएबल्स होते थे, और जिन्हें मैं स्मॉल लेटर से लिखता था वो क्या होते थे? टर्मिनल होते थे। अगर आपने मुझसे पढ़ा है तो ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, जरूरी नहीं है कि ये स्टैंडर्ड हो।
कुछ लोग इटैलिक से बना देते हैं, कुछ लोग बोल्ड कर देते हैं, लेकिन ये सारी चीजें कोडिंग में स्लाइड के टाइम पे होती हैं, स्लाइड्स बनाते हुए। हम जब बोर्ड पे पढ़ा रहे होते हैं तो सबसे बेहतर तरीका ये है कि जो कैपिटल लेटर से लिखा हुआ है वो वेरिएबल्स हैं, ये कैपिटल लेटर से लिखे हुए वेरिएबल्स हैं, और जो स्मॉल लेटर से लिखे हुए हैं या जो स्पेशल करेक्टर्स हैं या जो भी अर्थमेटिक, ये सारे टर्मिनल्स होते हैं। हमारे कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के अंदर चार चीजें हैं, एक कहलाता है वेरिएबल्स, एक कहलाता है टर्मिनल, ये देखें पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं फिर मैं आगे बढ़ूंगा। एक कहलाता है वेरिएबल या नॉन टर्मिनल, वो रेड कलर से लिखे हुए। इस ग्रामर के अंदर सिर्फ दो वेरिएबल्स हैं, एक कैपिटल ई, एक ओपी। ओपी समटाइम्स आपके वेरिएबल का नाम ऐसा भी हो सकता है। तो अगर पहला कैरेक्टर कैपिटल लेटर है तो हम वेरिएबल कंसीडर करते हैं, अगर पहला कैरेक्टर जो है फर्ज करें ऐसे लिखा हुआ है स्मॉल लेटर है तो हम क्या कंसीडर करते हैं उसको टर्मिनल। इज इट क्लियर? अगर पहला कैरेक्टर हमारा कैपिटल लेटर है तो वो वेरिएबल है, अगर स्मॉल लेटर है तो वो क्या टर्मिनल। टर्मिनल क्या होते हैं? जिस पे आपकी लैंग्वेज बनी हुई होती है। लैंग्वेज का मतलब क्या है? जो आपकी लैंग्वेज में आते हैं, जैसे मैंने कहा था अभी स्मॉल ए स्मॉल बी लिखा हुआ था डीएफए में, इसी तरीके से यहाँ पर जो है टर्मिनल्स कौन कौन से? इंटीजर, लेफ्ट पैरेंथेसिस अलग है, राइट पैरेंथेसिस अलग है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। इसके अंदर जो टर्मिनल्स हैं वो टोटल 7 हैं। इंटीजर, लेफ्ट पैरेंथेसिस, राइट पैरेंथेसिस, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। अच्छा, तीसरी चीज क्या होती है इसके अंदर? प्रोडक्शन रूल्स। प्रोडक्शन रूल्स क्या होते हैं कि जो कि एक नॉन टर्मिनल को ड्राइव कर रहे होते हैं फर्दर कॉम्बिनेशन ऑफ टर्मिनल एंड नॉन टर्मिनल। ये देखें, ई ड्राइव्स इंटीजर, इसको पढ़ते कैसे हैं? ई ड्राइव्स इंटीजर, ई ड्राइव्स ई ऑफ ई ड्राइव्स लेफ्ट पैरेंथेसिस कैपिटल ई लेफ्ट पैरेंथेसिस एंड सो ऑन। तो अगेन अगर हम इस कॉम्बिनेशन को देखें, लेफ्ट हैंड साइड पे वेरिएबल है, राइट हैंड साइड पे वेरिएबल और टर्मिनल दोनों हो सकते हैं। देखें इसके अंदर वेरिएबल टर्मिनल दोनों है, इसमें सिर्फ टर्मिनल है, इसमें वेरिएबल्स है, इसमें क्या है? सिर्फ टर्मिनल है। और एक आखिरी चीज होती है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, स्टार्टिंग सिंबल। जस्ट लाइक योर डीएफ है, जिस तरह से आपके पास एक इनिशियल स्टेट होती है, इसी तरीके से कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के अंदर एक स्टार्टिंग सिंबल होता है कि जहां से आपको अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करना होता है, जहां से आपको अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करना होता है वो कोई वेरिएबल ही होता है, वो कोई वेरिएबल ही होता है। इसमें दो वेरिएबल हैं, इसमें से कोई एक स्टार्टिंग सिंबल होगा। स्टार्टिंग सिंबल यूजुअली हम सबसे पहले लिखते हैं। डेरिवेशन में जिस तरह से ऑटोमेटा में बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड पर हम इनिशियल स्टेट बनाते हैं यूजुअली, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप ना बनाना चाहें लेफ्ट हैंड साइड पे, लेकिन हम लेफ्ट हैंड साइड पे बनाते हैं। इसी तरीके से स्टार्टिंग सिंबल जो होता है वो यूजुअली सबसे पहले लिखा जाता है। क्लियर? ये चार चीजें होती हैं। अब इन चार चीजों, तो ऑटोमेटा के कोर्स में हम क्या पढ़ के आए कि ये जो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है कैसे डिजाइन होती है। ऑटोमेटा के कोर्स में हम क्या पढ़ के आए कि कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर कैसे डिजाइन होती है। इस कोर्स में हम ये पढ़ेंगे कि इसको डिजाइन करने के बाद किस तरीके से आप डिफरेंट कॉम्बिनेशन जनरेट कर सकते हैं। अब गौर से देखिएगा, ये एक एग्जाम्पल मैं आपको समझा रहा हूं, ये कुछ भी नहीं है, हमें बहुत आगे जाना है इस टॉपिक में। हमें कहा गया कि सर आप हमें ये जनरेट करके बताएं। फर्ज करें हमें ये कहा गया कि हमें क्वेश्चन ये दिया गया कि इंटीजर स्टैरिक इंटीजर प्लस इंटीजर एंड सो ऑन। हमें कहा गया कि आपने हमें ये बताना है, क्या ये स्ट्रिंग, गौर से देखिएगा, ये स्ट्रिंग इस ग्रामर से बन सकता है या नहीं बन सकता। हमें कहा गया कि ये स्ट्रिंग इस ग्रामर से जनरेट हो सकता है या नहीं हो सकता। आप मेरा पॉइंट समझ रहे हैं? ऑटोमेटा में क्या होता था, आपको एक स्ट्रिंग दिया जाता था और आपसे कहा जाता था बताइए ये ऑटोमेटा उसको एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। यही था ना? आपको ऑटोमेटा में क्या कहा जाता था? आपको ऑटोमेटा में कहा जाता था कि बताइए ये स्ट्रिंग इस डीएफए से जनरेट हो सकता है या नहीं हो सकता। यहां पर आपसे क्या कहा जा रहा है? यहां पर आपसे कहा जा रहा है कि आप ये बताइए कि ये स्ट्रिंग इस ग्रामर से बन सकता है या नहीं बन सकता। ये स्ट्रिंग इस ग्रामर से बन सकता है या नहीं बन सकता। तो यहां पर आपसे ये कहा जा रहा है कि बताइए ये स्ट्रिंग इस ग्रामर से बन सकता है या नहीं बन सकता। इज इट क्लियर? ठीक है,
आपसे कहा जा रहा है ये स्ट्रिंग इस ग्रामर से बन सकता है या नहीं बन सकता। तो इस स्ट्रिंग को इस ग्रामर से चेक करने के दो तरीके हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं बेटा, ये बातें याद रखिएगा। एक तरीका कहलाता है डेरिवेशन। क्या कहलाता है? डेरिवेशन। क्या होता है वो हमें समझना है। और दूसरी चीज कहलाती है पार्स ट्री। सही है। इस स्ट्रिंग को इस ग्रामर से चेक करने के दो तरीके हैं। एक कहलाता है डेरिवेशन और एक कहलाता है पार्स ट्री। डेरिवेशन मैं आपको अभी समझा रहा हूं, पार्स ट्री हमें आगे पढ़ना है जो कि इसके बाद है। तो इज इट क्लियर? किसी भी स्ट्रिंग को किसी भी ग्रामर से चेक करने का तरीका यह है कि बताएं ये स्ट्रिंग इस ग्रामर से बन सकता है या नहीं बन सकता। अगर बन सकता है तो ये स्ट्रिंग वैलिड है, अगर ये स्ट्रिंग नहीं बन सकता तो ये स्ट्रिंग क्या है? इनवैलिड है। इज इट क्लियर? अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं वापस, तो हमें पता है ये स्ट्रिंग हमें कहां से मिला है? कोई बता सकता है ये स्ट्रिंग हमें कहां से मिला है? ये स्ट्रिंग हमें मिला है लेक्सिकल एनालाइजर ने हमें टोकन जनरेट करके दिए हैं। तो लेक्सिकल एनालाइजर में हो सकता है ये ऐसे लिखा हुआ हो, समझ रहे हैं? लेक्सिकल एनालाइजर में हो सकता है ये ऐसे लिखा हुआ हो सकता है लेक्सिकल एनालाइजर में ये ऐसे लिखा हुआ हो, उसने हमें टोकन जनरेट करके दिए ये। अब हम इन टोकन्स को चेक कर रहे हैं कि ये स्ट्रक्चर जो बन के आया है क्या ये मीनिंगफुल है या नहीं है। इज इट क्लियर? समझ में आ गई मेरी बात? पूरा लॉजिक समझ में आ गई कि ये जो स्ट्रक्चर बन के आया है क्या ये मीनिंगफुल है या नहीं है। तो दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अब हमारे लिए ये ओरिजिनल कोड मैटर नहीं करता, हमारे लिए उसके टोकन्स मैटर करते हैं। फर्ज कर लीजिए यहां ये लिखा हुआ होता, फर्ज कर लीजिए यहां ये लिखा हुआ होता, देखें गौर से देखिएगा, ए स्टैरिक लेफ्ट पैरेंथेसिस, यहां लिखा हुआ होता वाइल प्लस बी। तो अब जो टोकन जनरेट होके आते हैं वो क्या आते हैं? वो डेफिनेटली आपको पता है कि यहाँ इंटीजर लिखा हुआ नहीं होता, यहाँ क्या लिखा हुआ होता? वाइल लिखा हुआ होता। समझ रहे हैं? यहाँ क्या लिखा हुआ होता? इसकी जगह पे लिखा होता वाइल, यही लिखा हुआ होता यहाँ पर इसकी जगह पे वाइल, ऐसा ही है ना। तब भी लेक्सिकल एनालाइजर जो है वो ये चेक टोकन जनरेट कर देता। अब सिंटेक्स एनालाइजर ये बताएगा कि इंटीजर स्टैरिक वाइल प्लस इंटीजर का तो सर कोई सेंस ही नहीं बन रहा, मैं ग्रामर पे चेक करके बताऊंगा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? लॉजिक समझ में आ गई कि सिंटेक्स एनालाइजर क्या कर रहा है कि अगर कोड में कोई स्ट्रक्चर गलत भी लिखा हुआ है तो वो आपको सही करके दे देगा। इज इट क्लियर? तो अगेन अब आपकी समझ में आ गई। अब देखें हम पहले डेरिवेशन से परफॉर्म कर रहे हैं। तो डेरिवेशन स्टार्ट करने का तरीका क्या है कि जो आपकी ग्रामर में स्टार्टिंग सिंबल होता है वहां से आप अपनी डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। जो आपकी ग्रामर में स्टार्टिंग सिंबल होता है वहां से आप अपनी डेरिवेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगेन बता रहा हूं कि ग्रामर के अंदर स्टार्टिंग सिंबल सबसे पहले लिखा हुआ होता है। तो ये तीनों ई जो हैं, ये तीनों ई हैं, तो कोई सा भी स्टार्टिंग सिंबल हो सकता है। आप ई ले लें, तो आपने कहा सर सबसे पहले मैंने ई लिख दिया। क्लियर हो गई ये बात? अब आपने करना क्या है, अपने दिमाग में ये बात याद रखिएगा कि अभी मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, डिटेल में नहीं बता रहा कि ये काम होगा कैसे। अभी सिर्फ आपको एक चीज का सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ कि ये सामने आया है। अब आपने ना अपने दिमाग में ये रखना है कि ई है मेरे पास और मुझे बनाना ये है। तो ई के तीन ऑप्शन है, 1, 2 और 3। तो कौन सा ऑप्शन चूज करूं कि ये बन जाए? समझ रहे हैं? जिस डेरिवेशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि आपको एक चीज इनिशियली दी जाती है और आखिर में आपको एक चीज प्रूव करनी होती है। तो यहां पर भी यही करना है कि आपको इनिशियली एक चीज दे दी गई और आपसे कहा यहां से स्टार्ट करें और ये प्रूव करके दिखाएं। वहां डेरिवेशन में प्रूफ का मतलब ये होता है बनेगा, लाजमी बनेगा। अगर आपसे प्रूफ करने को कह दिया जाए कि बनाना है, अदरवाइज ये पूछा जाए बताएं प्रूफ डेट और नॉट कि भाई बन सकता है नहीं बन सकता, तो फिर आप क्या करते हैं? डिफरेंट कॉम्बिनेशन ट्राई करते हैं और आखिर में कह देते हैं सर ये बन गया है या ये नहीं बना है। यहां पर आपको पता है कि नहीं भी बन सकता और बन भी सकता है। अब आप यहाँ खड़े हुए ई पर, आपके पास 3 ऑप्शन है और आपके दिमाग में ये, आप कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? सही है, दिस इज इंपॉर्टेंट। आप ई पे खड़े हुए, आपके पास 3 ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? इन्होंने ये ई वाला ऑप्शन चूज किया हुआ है। अगेन क्यों सर, कैसे पता चला उसको? ये सवाल का जवाब अभी हम नहीं दे रहे।
सही है। तो बाकी आगे का कोई सवाल पूछेगा ना तो अभी उसका जवाब नहीं है, वो हमें सीखना है। तो अभी मेरे दिमाग में क्या है कि सर ये ई ऑफ ई लिखा हुआ है और इसका जो मैंने ये चूज किया ई से ई ऑफ ई, क्यों किया है इसका जवाब हमें मिलेगा आगे, लेकिन फिलहाल हमने चूज कर लिया। तो अभी हम सिर्फ स्टेप समझ रहे हैं। इज इट क्लियर? इसने ई ऑपरेशन ई ऑपरेटर ई क्यों चूज किया, इसने ब्रैकेट ई चूज क्यों नहीं किया, अभी हम इसका जवाब देते हैं। अब हम आ गए यहाँ पर। अब इसने बोला सर देखिए मेरे पास 3 वेरिएबल है, मैं तीनों में से कोई भी चूज कर सकता हूँ। ई की वैल्यू यहाँ से कुछ भी ले सकता हूँ, इस ओपी की वैल्यू भी कुछ भी ले सकता हूँ, और इस ई की वैल्यू भी। एक चीज अपने दिमाग में याद रख लें कि हर स्टेप में एक ही वेरिएबल को चूज करना है और उसको परफॉर्म करना है। इसका रीजन क्या है ये भी अभी बताता हूं मैं आपको। तो इन्होंने अब इस स्टेप में देखें, इस स्टेप में सेकंड से थर्ड में इन्होंने इस ई को चूज किया है और इस ई की जगह पे इन्होंने थर्ड वाला रूल चूज कर लिया। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? अब आ जाए आगे। अगेन ये क्यों कर रहा है सर ऐसा, ये जवाब हमें कोई एल्गोरिथम बताएगा, इसी के लिए हम एल्गोरिथम पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल अभी हम स्टेप समझ रहे हैं। अब इस जगह पे आके दोबारा इसने इसको चूज किया और सेकंड रूल चूज कर लिया, ऐसा ही है। फिर ये यहां पर आया, इसने ओपी को चूज किया और इसने ये सेकंड लास्ट चूज कर लिया कि ओपी की जगह पर सर स्टैटिक लगा दे। क्लियर? फिर ये यहां पर आया, इसने कहा सर इस ई की जगह पे आप फर्स्ट वाला रूल रिप्लेस कर दें। फिर ये यहां पर आया, इसने बोला सर इस ई की जगह पे आप फर्स्ट वाला रूल रिप्लेस कर दें। फिर ये यहां पर आया, इसने कहा सर इस ई की जगह पे आप फर्स्ट वाला रूल रिप्लेस कर दें। फिर ये यहां पर आया, इसने ओपी की जगह पे बोला कि सर प्लस को रिप्लेस कर दें। जो चीज आपको चाहिए थी वो बन गई। जो चीज आपको चाहिए थी वो बन गई। इसका मतलब है ये स्ट्रिंग इस ग्रामर पे वैलिड है। इसका मतलब है मैं कह सकता हूं कि स्ट्रिंग क्या है, वैलिड है। पॉइंट समझ में आया कि काम क्या हुआ है, कैसे हुआ ये तो समझ में नहीं आया, काम क्या हुआ ये समझ में आया। अभी आपने क्या चीज देखी है कि बन गया, हो सकता है ना बने, वो अभी हम बात करते हैं। तो ये चीज समझ में आ गई सबके? तो आपको लॉजिक समझ में आ रही है करना क्या है। एक स्ट्रिंग दिया जाएगा, एक स्ट्रिंग दिया डेफिनेटली जासिर अभी पूरा कोर्स नहीं समझाया मैंने आपको, तो सो ही समझ में आएगा। बार बार एक ही चीज कह रहा हूँ कि जो चीज समझा रहा हूँ सिर्फ उस पर फोकस करें। बिल्कुल आगे की बात सोचेंगे ना तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। हमें पता है कि आपको कितना अभी समझाना है। ये जो आपके दिमाग में चीज नहीं आ रही ना उसका जवाब एल्गोरिथम है, मैं उस पर लेके आ रहा हूँ आपको। अच्छा जी, इट माइट बी पॉसिबल कि जो स्ट्रिंग आपको दिया जा रहा है वो ना बने। इट माइट बी पॉसिबल जो स्ट्रिंग आपको दिया जा रहा है वो ना बने, तो क्या होगा इसका बात अभी करते हैं। लेकिन अभी आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि सर चॉइस ऑफ रूल इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि सर रूल कौन सा सिलेक्ट करना है और चॉइस ऑफ वेरिएबल इज वेरी इंपॉर्टेंट। रूल क्या है, ये रूल है। वेरिएबल क्या है, ये दो हैं। तो सर अगर इन तीनों में से मैं कौन सा वेरिएबल चूज करूं ये कौन बता रहा है। और सर अगर वेरिएबल चले मैंने ई चूज कर भी लिया तो सर ये कौन बता रहा है कि ई के लिए ये वाला रूल चूज करना है, ये वाला करना है, ये वाला करना है। इज इट क्लियर? इसका जवाब हमें अभी नहीं पता, ऐसा ही ना। और हमारे दिमाग में यही चीज कंफ्यूज भी हो रहे हैं हम लोग कि सर ये कैसे पता चल रहा है। दो चीजें हैं बस कि सर कौन सा रूल चूज करना और कौन सा वेरिएबल, यही है ना सवाल। कौन सा रूल चूज करना और कौन सा वेरिएबल, ये हमें समझ में नहीं आ रहा, यही सवाल आ रहा होगा आपके दिमाग में। ठीक है ना, तो अभी इसका जवाब मिलेगा आपको। कोई नई चीज पढ़ाई जा रही होती है ना तो उसका पहले बेस क्रिएट करनी पड़ती है कि वो चीज पढ़ाई क्यों जा रही है। जब आप के सामने सारे रास्ते बंद हो जाएंगे ना फिर मैं बोलूंगा अब ये रास्ता है। पॉइंट समझ में आ रहा है? फिर मैं आपको बताऊंगा ये इसलिए पढ़ाया जाता है। अब डायरेक्ट ही वो पढ़ा दें और बैकग्राउंड क्लियर ना हो आपका तो आप बोलेंगे सर ये आपने डायरेक्ट आपने ये क्यों पढ़ाया, सर ये काम किसी और तरीके से भी हो सकता है। तो जो जो आपके पास जवाब होंगे ना वो भी मैं ले लूंगा आपसे। मैं भी आपको बताऊंगा कि आप मुझे बताएंगे इंशाल्लाह कि सर ये ऐसे भी तो कर सकते हैं, लेकिन वो सारी चीजें कहीं ना हमें रोक रही होंगी। तो फिर हम कहाँ जाएंगे, अपने उन टॉपिक पे जाएंगे जो हमारे मेन है। तो ये स्लाइड हो गई। इसी तरीके से एक और डेरिवेशन है, ये देखें। हमें ये डिजाइन करना था बेटा, अब मैं पूरा नहीं बता रहा, ये देखें इंटीजर डिवाइडेड बाय इंटीजर। हमें क्या डिजाइन करना है, इंटीजर डिवाइडेड बाय इंटीजर। तो देखें अब डिफरेंट सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन है, ये देख रहे हैं आप, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, डिफरेंट सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन है। अगेन सर कौन बताएगा वेरिएबल कौन सा चूज करना है, सर कौन बताएगा रूल कौन सा चूज करना है, सब कुछ पता चल जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन अगर आप ये गौर से देखें तो आप देखें सिंपल सी डेरिवेशन थी, लेकिन स्टार्ट कहां से ई से हुई और
ई से ही स्टार्ट हुई और हर लाइन में एक ही वेरिएबल यूज हो रहा है। तो ये दो चीजें मैंने अब दोबारा रिपीट देखी। मैंने क्या रिपीटेशन देखी? मैंने सर रिपीटेशन ये देखी कि सर वेरिएबल इनिशियल स्टेट वाला, ओ सॉरी, स्टार्टिंग सिंबल वाला वही है जो पहले आपने बताया था, और हर लाइन में एक ही स्टेप फॉलो हो रहा है। ऐसा ही है, हर लाइन में एक ही स्टेप फॉलो हो रहा है। अगर आप लोग रिकॉल करके आते मेरा जो मैंने आपसे रिवाइज करने को कहा था, तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं हो रही होती किसी को भी। ये बेसिक चीजें हैं, ये हम पढ़ लेते हैं। ग्रामर दूसरी होती है, लेकिन हम ये तमाम चीजें वहां पढ़ के आते हैं। खैर, कोई मसला नहीं है, अब तो जो होना था वो हो गया। आगे बढ़ते हैं। तो अब कंक्लूजन यही है, देखें जो मैंने आपको बताया कंक्लूजन कि ये चीज है कि ये आपके नॉन टर्मिनल होते हैं जो लेफ्ट हैंड साइड पे होते हैं। टर्मिनल क्या होते हैं? जिस पे आपकी लैंग्वेज बनी हुई होती है। लैंग्वेज का मतलब क्या है? ये लैंग्वेज है आपकी, इंटीजर डिवाइडेड बाय इंटीजर। इसका मतलब है इस वक्त इसमें 3 टर्मिनल है, एक इंटीजर है, दूसरा डिवाइड है, तीसरा इंटीजर। टर्मिनल वो होते हैं जो हम स्मॉल लेटर से लिखते हैं या स्लाइड में लिखा हुआ है ब्लू कलर से। प्रोडक्शन रूल्स क्या होते हैं? ये हैं। अगेन कौन डिजाइन करता है? डेफिनेटली जब हम कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर डिजाइन कर रहे होते हैं तो हमें जब समझ में आता है। और स्टार्टिंग सिंबल क्या है? आपके वेरिएबल में से कोई भी एक सिंबल स्टार्टिंग हो सकता है, चाहे वो ई ले लें चाहे वो ओपी ले लें। ई का मतलब ये नहीं है सिर्फ ये वाला, ये भी ई ये भी ई, तो तीनों जो है। अब स्क्रीन पे देखिएगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और करके, सही है। जगह बचाने के लिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये ई से 3 रूल बन सकते हैं और ओपी से 4 रूल बन सकते हैं। इज इट क्लियर? ये और का साइन है बीच में। इज इट क्लियर? अच्छा, अब आ जाते हैं वापस। आपको बताया था कि कॉन्टेक्स्ट लैंग्वेज के अंदर एक चीज बताई थी आपको, क्लोजर। ये बताया था ना, क्लोजर बताया था रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर। यहां पर ना देखिए, स्टैरिक का मतलब स्टैरिक होता है। तो अगर मैं ऐसे लिख दूं तो स्टूडेंट ये समझेगा कि सर इसका मतलब तो ये है शायद कि आप ये कह रहे हैं कि आप इससे बी भी पिक कर सकते हैं, ए बी पिक कर सकते हैं, ए बी पिक कर सकते हैं, ए बी पिक कर सकते हैं, एंड सो ऑन। यही बात है ना? यही मतलब लेंगे आप कि अगर मैं रेगुलर एक्सप्रेशन लिखूं ए स्टैरिक बी, तो इसका मतलब यही है कि सर ए 0 और मोर नंबर ऑफ टाइम हो सकता है और बी जो है वो एक दफा आएगा। तो ये मतलब हो सकता है इसका, यही मतलब हो सकता है ना इसका। लेकिन चूंकि ये रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं है, ये कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है, तो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में ए स्टैरिक बी लिखने का तरीका समझा रहा हूं आपको, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है तो इसमें ए स्टैरिक बी लिखने का तरीका समझाया जा रहा है आपको, तो जरा गौर से देख लीजिएगा। इसको मैं यहां लिख देता हूं। मुझे बताइए ए स्टैरिक का मतलब क्या है? 0 और मोर अक्रंस ऑफ ए। अगर मैं लिख दूं एप्सिलॉन ए ए ए, यही मतलब है ना इसका। अगर मैं ए स्टेरिक का मतलब आपसे पूछूं तो आप बोलेंगे सर ये मतलब होता है इसका। जीरो और मोर नंबर ऑफ टाइम आ सकता है। अब मुझे क्या करना है? मुझे कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के अंदर ए स्टेरिक लिखने का तरीका सीखना है। तो देखिए कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में मैंने एक वेरिएबल असाइन किया ऐसे करके ए, और मैंने कहा भाई मैं ये चाहता हूं कि ए जो है वो ए को बनाए। इसका मतलब है जब भी मैं ए लिखूंगा मैं ए को किससे रिप्लेस कर सकता हूं? ए से। एक मिनट दे दे मुझे श्री हसान। जब भी मैं ए लिखूंगा तो ए को मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूं? जब भी मैं ए लिखूंगा मैं ए को किससे रिप्लेस कर सकता हूं? ए को। ऐसा ही है ना? जब भी मैं ए लिखूंगा ए को मैं ए से रिप्लेस कर सकता हूं, और मैं ये चाहता हूं कि ए जो है वो बार बार आए। कौन सा ए? स्मॉल ए। तो मैं इसके बाद ये लिख देता हूं। अभी खत्म नहीं हुआ, प्लीज तवज्जो रखिएगा। ये देखें, अब अगर मैं ये लिखूं, अब देखिए मैं डेरिवेशन परफॉर्म कर रहा हूं। मैंने ए लिखा, नेक्स्ट लाइन में मैं ए को ए से रिप्लेस कर सकता हूं। ऐसे हो सकता है कि ए की जगह पे ए आ जाए। ऐसा ही है, ऐसा हो सकता है ना? अब ये ए पुराना वाला और इस ए की जगह पे दोबारा से ए आ जाए, ये भी सही है। फिर ये ए पुराने वाले और फिर ये ए की जगह पे ए आ जाए, एंड सो ऑन। समझ में आ रही है बात? ये चल सकता है ना मामला कि हर ए से रिप्लेस हो रहा है, ऐसे ही चल रहा है। ये खत्म कैसे होगा सर? सर ये तो खत्म ही नहीं हो रहा। तो जब खत्म करना होता है ना तो आपने लाजमी किसी वेरिएबल को टर्मिनल से रिप्लेस करना होता है।
बिल्कुल याद आ रहा है आप लोगों को, ठीक है। जब आपने खत्म करना होता है तो लाजमी किसी वेरिएबल को आप किससे रिप्लेस करते हैं, टर्मिनल से। तो मैं यहाँ लगा देता हूँ ए को आप एप्सिलॉन से भी रिप्लेस कर सकते हैं। मैंने यहाँ लिख के लगा दिया ए को आप एप्सिलॉन से भी रिप्लेस कर सकते हैं, बिल्कुल। तो जब मुझे ए खत्म करना होगा मैं क्या कर दूंगा, ए की जगह पे एप्सिलॉन। तो अगर मैं नेक्स्ट लाइन में आऊँ तो ये देखें, मैंने ए लिखा और ए की जगह पे क्या लिख दिया, एप्सिलॉन। एप्सिलॉन मींस इज नथिंग, तो ये चीज खत्म हो गई। अब अगर मैं चाहूँ तो मैं इस ए को डायरेक्ट ये देखें एप्सिलॉन से रिप्लेस कर सकता हूँ। मुझे ए से क्या मिल गया, एप्सिलॉन। ए स्टेरिक के सेट में एप्सिलॉन था। अगर मैं चाहूँ मुझे ए के चाहिए तो देखें मैं ये करूंगा, सिंपल, इस ए की जगह पे एप्सिलॉन। अगर मुझे दो ए चाहिए तो मैं ये करूंगा, ये देखें ए ए ए ए ए ए ए और फिर मैं नेक्स्ट लाइन में क्या करूंगा, मैं इस ए की जगह पे एप्सिलॉन लिख दूंगा। डॉट का मतलब यही है कि कुछ नहीं लिख रहा मैं, समझ रहे हैं। तो अगर मैं आपसे ये बोलूं कि इस चीज का मतलब बेटा ये है, अगर कोई चीज इस तरीके से लिखी हुई हो, अगर कोई चीज इस तरीके से लिखी हुई हो कि जो वेरिएबल यहाँ है वही वेरिएबल यहाँ पर हो और यहाँ पर एप्सिलॉन हो, जो वेरिएबल यहाँ पर है वही वेरिएबल यहाँ पर हो और के बाद क्या हो, एप्सिलॉन। तो यहाँ जो चीज लिखी हुई होती है, मैं कलर चेंज कर दूं, जो मैं पिंक कलर से कर रहा हूं उसका क्लोजर होता है। जो वेरिएबल यहाँ है और वही वेरिएबल यहाँ पर और यहाँ एप्सिलॉन हो, तो यहाँ जो चीज लिखी हुई होती है इसका क्या होता है, क्लोजर होता है। तो इज इट क्लियर। अब अगर आपसे कहा जाए स्मॉल सी का क्लोजर बनाना है तो आप बोलेंगे सर कोई मसला ही नहीं है। देखें वेरिएबल आपकी चॉइस के हो सकते हैं, ये वेरिएबल आपकी चॉइस के हो सकते हैं, ये देखें, ये देखें। अब आप बोलेंगे सर ये स्मॉल सी का क्लोजर है। क्लियर हो गई बात। एक आखिरी चीज, वेरिएबल मैं फिर कह रहा हूं आपकी मर्जी के हो सकते हैं। सारी वेरिएशंस जो होती हैं वो मैं इसलिए बता देता हूं कि आपके पास कोई सवाल आ रहा हो ना तो उसको आपको ऑलरेडी जवाब मिल जाए। ये देखें, मैं इसको थोड़ा सा एप्सिलॉन, ठीक है, जगह नहीं है तो ये देखें, गौर से देखिएगा। अब ये जो है ना, ये इसका मतलब जेड यहाँ पर है, जेड यहाँ पर, यहाँ एप्सिलॉन है, तो ए बी का क्लोजर है ये। किसका क्लोजर है ये, ए बी का, सिर्फ बी का नहीं है, ए बी का। तो अगर मैं इसके सेट लिखूं बेटा तो कोई मुझे इसके सेट बता सकता है। बिल्कुल। तो अगर मैं इसके सेट लिखूंगा तो बेटा नहीं, सेट का मतलब बेटा ये है, बिल्कुल आप समझ गए। सेट का मतलब ये है कि सबसे पहले एप्सिलॉन आ सकता है, ऐसा ही है, फिर ए बी आएगा, फिर क्या आएगा, ए बी, फिर आएगा ए बी ए बी ए बी। समझ में आ रही है मेरी बात जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। इवन इट्स नॉट अबाउट इवन नंबर, इट्स अबाउट कि ये जो सर्किल के अंदर चीज है इसका क्लोजर हो गया ये। तो अगर मैं रेगुलर एक्सप्रेशन में लिखूं तो बेटा ऐसे लिख सकता हूं मैं, ये देखिएगा ए बी क्लोजर, ये मतलब हो गया, सही है ना। इट्स नॉट अबाउट इवन नंबर, जो कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ना यासिर वो शायद डिफरेंट है। मैं अब रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं पढ़ा रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि अब अगर किसी होल चीज का क्लोजर लेना हो तो वो भी ऐसे लेंगे। अभी मैंने आपको एग्जाम्पल समझाई थी तो आपके दिमाग में ये बात ना बैठ गई हो कि सर आपने मुझे बताया था ये, तो मैंने कहा कहीं आपके दिमाग में ये बात ना बैठ गई हो सबके कि सर सिर्फ सिंगल चीज का क्लोजर हो सकता है, एक ग्रुप का भी क्लोजर हो सकता है इसी लॉजिक से। इज इट क्लियर। बिल्कुल, अगर क्लोजर चाहिए तो और के बाद एप्सिलॉन लाजमी होगा क्योंकि आपने जीरो भी शामिल करना है। तो देखें ये, इसको एंड करते हैं फटाफट। अगर ये मीटिंग एंड हो जाए, अगर ये मीटिंग एंड हो जाए तो ब्रेक होगा आपका, जैसे ही मीटिंग एंड होगी उसके बाद 20 मिनट का ब्रेक होगा आपका, ठीक है। जब भी मीटिंग एंड होगी, मेरे पास टाइम लिखा हुआ नहीं आ रहा, अगर आपके पास आ रहा है तो बता दीजिए, पता नहीं कहाँ चला गया इसका टाइम, ठीक है। 4 मिनट है, चलें ठीक है। ये देखें, इधर देखें स्क्रीन पर, ये देखें ए क्लोजर, हमें पता है ए क्लोजर हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, ये देखें
इससे रिप्लेस कर सकते हैं ना हम लोग, हमें पता है हम ए को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, इस चीज से। तो ये देखें हमने ए क्लोजर, इस पूरे का मतलब क्या है, इस पूरे का मतलब है स्मॉल ए का क्लोजर, यही मतलब है बेटा। इस पूरे का मतलब क्या है, स्मॉल ए का क्लोजर, ऐसा ही है बस। तो इस पूरे की जगह यहां बना लो, तो ए क्लोजर की जगह पे हमने क्या लिख दिया, कैपिटल ए। ये देखें स्क्रीन पे देखिएगा, ये देखें ए क्लोजर की जगह पे क्या लिख दिया, कैपिटल ए। और अब इस कैपिटल ए की डेरिवेशन लिख दी कि भाई कैपिटल ए का मतलब ये है। तो ये पूरी जो चीज हो गई, ये पूरी जो चीज हो गई एस से लेके ये हो गया वो जो हम शुरू में बात कर रहे थे, क्या बात कर रहे थे, ए क्लोजर बी। ये ए क्लोजर बी हो गया पूरा। अब अगर आपको ए क्लोजर बी बनाना है तो इसका मतलब ये है, क्लियर हो गई बात। जो हम पढ़ लेते वो सिर्फ ए क्लोजर था, लेकिन हमें बी भी चाहिए, तो हमने बी देखे अलग से लिखा हुआ है। अब अगर मैं इसकी डेरिवेशन परफॉर्म करूं तो ये देखिएगा प्लीज, हमने लिखा एस, हम एस को रिप्लेस कर सकते हैं ए बी से। अब अगर हमें सिर्फ बी चाहिए तो हम कैपिटल ए की जगह पे क्या लिख देंगे बेटा, अगर हमें सिर्फ बी चाहिए तो कैपिटल ए की जगह पे क्या लिख देंगे, एप्सिलॉन। इज इट क्लियर। और अगर हमें ए बी चाहिए, ए बी, तो हम कैपिटल ए की जगह पे ए बी लिख देंगे और नेक्स्ट में ए बी, कैपिटल ए को खत्म कर दिया। अगर हमें दो ए चाहिए फिर बी चाहिए तो एंड सो ऑन। तो आई होप ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। ये देखें अब यही कॉन्सेप्ट है, यहां ब्रैकेट का मतलब ब्रैकेट ही होता है। रेगुलर एक्सप्रेशन में ब्रैकेट का मतलब होता था सेपरेटर, सेपरेट करने के लिए यूज हो रहा है। यहाँ ब्रैकेट का मतलब ब्रैकेट ही होता है। ये देखें, तो यहाँ पर देखें मैं ऐसे लिखूंगा इसको, ये देखें मैंने इस पूरे को अलग कर दिया, इसका मतलब है ए उसके बाद बी आएगा या सी का क्लोजर आ सकता है। तो देखें मैंने इस पूरे का काम एक्स से करवा लिया और इस एक्स के अंदर क्या है, बी और सी। तो देखें अब ये सी क्लोजर है, सी क्लोजर कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। तो ये पूरा है, तो इसको जरा देख लीजिएगा, ये सिंपल सी बात है। तो इस तरीके से हम रेगुलर एक्सप्रेशन और कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर की चीजों को कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ये अगेन आपकी डोमेन नहीं है, लेकिन ये एक मैथमेटिकल सॉरी केमिकल फॉर्मूले जो होते हैं कंपाउंड्स के, उनके लिए बनाया हुआ ये रेगुलर कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। ये देखें अगेन ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा मैं, ये डिफरेंट चीज़ें हैं। और इससे ये देखें अब इन्होंने MnO4 बनाया है, ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन यूज करके MnO4 बन गया। तो इस तरीके से कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के काफ़ी यूज हैं। ये देखें ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए, अगेन हम इसमें डिटेल में बाद में बात करेंगे कि ब्लॉक क्या होता है, स्टेटमेंट होती है फॉलोड बाय स्टेटमेंट होती हैं। स्टेटमेंट्स में क्या होता है, हो सकता है स्टेटमेंट के बाद स्टेटमेंट लिख ली हो, एक्सप्रेशन भी हो सकती है, इफ एक्सप्रेशन होती है, वाइल होती है, डू होता है। ये बड़ी डिटेल बात है, ठीक है। तो फिलहाल मैं आपको सिर्फ इसका फ्लेवर दे रहा हूँ कि ये इस तरीके से कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर हो सकती है। चलें फिर ये